नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो जैसा कि हम लोग बात किए थे, एक मैं वीडियो अपलोड किया था। आज ही सुबह आपको एक वीडियो अपलोड किया गया था कि इस ज्ञान सम्मान चैनल पे जो है, आप सभी के लिए जो है क्या किया जाएगा। इससे पहले एक मैं क्वेश्चन आप लोग से प्रश्न पूछा था कि आप सभी लोग जो है कौन से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं? और ऐसे में हमारे पास 3 ऑप्शन यहाँ पे आया, जिसमें मैक्सिमम लोगों का जो है रिप्लाई रहा। इसमें आपका बीपीएससी 69th रहा था, यूपी जो है आपका पीसीएस, आरओ यूपी पीसीएस को भी लेके कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यूपी पीसीएस जो है 2024, इसके अलावा जो है यूपीएससी 2024। तो मैक्सिमम जो आप सभी की तरफ से रिप्लाई किया गया उसमें बीपीएससी 69 था, यूपीपीएससी आरओ था और यूपीएससी जो है 2024। और चौथे नंबर पे अगर हम लोग इसको रखें तो इसको रख सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बीपीएससी 69 और यूपीपीसीएस आरओ दोनों को लेके टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में आप सभी के लिए यहाँ पे जो है प्रोग्राम बताया गया। तो यदि आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। और ऐसे आप जाके चैनल पे भी उसे देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो उसी को ध्यान रखते यहाँ पे बीपीएससी 69 का जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है। साथ ही साथ एक प्रोग्राम के बारे में मैं बात किया था, मेंटरशिप प्रोग्राम। तो आरओ और बीपीएससी दोनों को लेकर मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बात किया गया है। तो अगर उससे आप जुड़ना चाहते हैं, यदि आप 8 से 10 घंटे डेली मेहनत करने के लिए तैयार है, तो ये बैच जल्द ही स्टार्ट किया जाएगा। अप्रॉक्स मान के चले 1 वीक बाद जो है ये आपका बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा, आरओ और बीपीएससी 69 के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम। ठीक है, इसके अलावा भी आपका कोई फीडबैक होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे, फीडबैक आप सभी का देखा जाता है। यदि आप 8 से 10 घंटे अपने स्टडी पे दे सकते हैं, तो एक जो है गूगल फॉर्म अपलोड किया गया है आप सभी के लिए। एक फॉर्म है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर उसे फिलअप करेंगे ताकि हमें पता चलेगा कितने लोग जो है इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो आप लोग जो है फॉर्म फिल करेंगे। यदि मैक्सिमम लोग का अच्छा रिप्लाई रहा और यदि आप लोग काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर तरीके और एक ईमानदार तरीके से आपके लिए काम किया जाएगा और बिल्कुल डेडिकेटेड होकर हम जो है काम करेंगे। इसमें हम बात किए थे कि हम लोग जो है आने वाले समय में जो भी अभी चल रहा है, जुलाई से लेके अगले जो है 2024 के एक प्लान हम डिस्कस किए थे। इसमें बीपीएससी 69 और आरओ का टेस्ट सीरीज तो कराया ही जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल होगा सारा कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यूपीएससी जो है आपका 2024, इसको भी टारगेट किया जाएगा। चूंकि यूपीएससी का एग्जाम आप सभी को पता ही है, क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे क्या बनाया जाता है। मैं सिंपल सा अगर एक उदाहरण दूं, ठीक है, तो यूपीएससी और आपका स्टेट पीसीएस में जनरली जो है डिफरेंस क्या होता है, तो समझिए यूपीएससी क्या है आपका, एक तरह से समझ लीजिए कि सागर है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, एक नदी है। तो यानी समझ लीजिए इसी का क्या है, एक हिस्सा है ये। लेकिन नदी क्या है, सागर नहीं हो सकता है। आपको अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है तो बिल्कुल धैर्य बना के और एक बार जो है अच्छे से सिलेबस को देखने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद, आप मटेरियल को डिसाइड कर लें आपको कौन कौन सा मटेरियल पढ़ना है। और इसके अलावा जो है अपने स्टडी को बिल्कुल स्टार्ट करें। सिलेबस काफ़ी बड़ा है, मटेरियल काफ़ी वास्ट है और जब से जो है करंट अफेयर के साथ अपडेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तब से एग्जाम जो है और ज़्यादा जो है पहले से टफ बन चुका है। एक राइट अप्रोच यदि नहीं रखते हैं तो आप सभी को प्रॉब्लम होगा। और इसी को ध्यान रखते हुए ये जो प्रोग्राम आपके लिए शुरू किया जा रहा है आज से, हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो जो है प्रोवाइड करा जाए। लेकिन अभी इनिशियल टाइम पीरियड में थोड़ा जो है ये रेगुलर नहीं रहेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू आपको जो है इससे रिलेटेड वीडियो जो है प्रोवाइड किया जाए। आप सभी को पता है, अगर यूपीएससी की बात करें, कैलेंडर इसका स्पष्ट है, प्रोग्राम इसका स्पष्ट है। ठीक है, 2024 के लिए। और यदि इसमें आप टारगेट कर रहे हैं सिविल सर्विस, सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जाम को 2024 का, ठीक है, तो देखिए डेट ऑफ जो है नोटिफिकेशन आपका 14/2/2024 है। लास्ट डेट ऑफ जो है यहाँ पे रिसिप्ट एप्लीकेशन है 5/3/2024। और एग्जाम डेट जो है आपका यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो डेट ऑफ जो है यहाँ पे एग्जाम की बात करें तो 26/5/2024 है। ये तो क्लियर है कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है, 26 मई
ठीक है, 2024 को आपका एग्जाम होने वाला है। ऐसे में ही अगर इसका मेंस का आप देखेंगे, बाकी और सब एग्जाम का भी ये दिया हुआ है। आप कैलेंडर चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो हम ये ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। आईएएस के लिए अलग से दिया गया है, बाकी सारी एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट करता है। इसी में देखेंगे आप तो सिविल सर्विस का जो मेन एग्जाम है, मेंस का एग्जाम है, ये आपका 20/9/2024 को डिसाइड किया गया है। लगभग 5 दिनों तक जो है इसका ड्यूरेशन जो है होता है, आप सभी को पता है। तो अब एग्जाम डेट क्लियर हो चुका है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा आज आप लोग जान गए होंगे। तो ऐसे में जो है आज से एक प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं आप सभी के लिए, और ये जो है हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको बात बताया था कि प्रिपरेशन 2 तरीके से होता है। एक तो है आप थ्योरी पढ़ें, प्लस थ्योरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करें। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप प्रैक्टिस के माध्यम से जो है कुछ जो है थ्योरेटिकल पार्ट जो है याद कर लें। तो आज से हम लोग एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हम बताए थे आपको, ठीक है, पिछला लेक्चर में। ये जो हम आज से प्रोग्राम यूपीएससी 2024 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है। और टेस्ट में जो भी मार्केट में बेहतरीन टेस्ट अवेलेबल होंगे वो सब हम टेस्ट करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले आज स्टार्ट कर रहे हैं विजन आईएएस से, ठीक है। विजन आईएएस 2024 इसका टेस्ट जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज इसका हम लोग टेस्ट नंबर 1 देखेंगे। अब देखिए, चूंकि आपके एग्जाम में काफ़ी अधिक टाइम है अभी, ऐसा नहीं कि 2-3 महीने में एग्जाम होने वाला है, तो बिल्कुल हम लोग जो है धैर्य बना के एक शांति से और मैराथन की तरह आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर लंबा चलना है तो बिल्कुल धीमे धीमे चलना होगा, शांति से चलना होगा, ठीक है, धैर्य बना के चलना होगा, फिर लंबा दूरी हम लोग तय कर सकते हैं। तो टेस्ट 1 हम लोग करेंगे, और टेस्ट 1 ये जो हम लोग पार्ट वाइज में करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? पार्ट वाइज में। क्लियर हो गया होगा सभी को? देखिए, ये जो हम लोग पार्ट वाइज करने वाले हैं, और ये कितने पार्ट में बनेगा मैं ये आपको स्पष्ट जो है अभी नहीं करता हूं। देखिए, हम कोशिश करेंगे कि लगभग जो है आप 40 से 45 मिनट यहाँ पे एक्सपेंड करें, यानी कम से कम मिनिमम तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे ही, और बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। डिटेल डिस्कशन होगा। देखिए, टेस्ट सीरीज देने का मतलब ये होता है डिटेल डिस्कशन। यदि आप डिटेल डिस्कशन नहीं करते हैं, बाकी क्वेश्चन करते हैं और आंसर करते हुए आगे निकल जाते हैं, वैसे बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज वगैरह करते भी हैं और करवाते भी हैं, तो इसका करने का कोई मीनिंग नहीं है। यदि आप डिटेल डिस्कशन यानी आप टेस्ट पेपर का एनालिसिस नहीं करते हैं, तो टेस्ट देने का मतलब यूपीएससी में तो मैं बताऊं कि कुछ जो है रह नहीं जाएगा। यहाँ से मात्र आप जो है टेस्ट देने के बाद 2 से 4% जो है गेन करेंगे, बाकी आपके काम का नहीं होगा। लेकिन यदि आप एनालिसिस कर लेते हैं तो ये टेस्ट आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। तो ऐसे में लेके हम बिल्कुल ही धैर्य बना के, जैसे आज टेस्ट नंबर 1 देखेंगे, इसी का पार्ट आगे अपलोड होगा आपका, तो पार्ट 1 आज जो है ये शाम को आप सभी को मिल रहा है, ठीक है। चलिए, इतना बात क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं बता दिया था, पिछला दिन शेड्यूल दिखा दिया था कि विजन आईएएस का टोटल जो है कितना टेस्ट जो है आपको 28 है, और जो भी रिपोर्टेड संस्थान है, जैसे आपका दृष्टि आईएएस हो गया, इसके अलावा आपका जो है संस्कृति हो गया, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो आपका धी आईएएस, जो भी अच्छा अच्छा टेस्ट बनाएगा, सारा टेस्ट हम लोग बिल्कुल पैसेंसफुली देखेंगे। साथ ही साथ आप सभी के लिए और भी काम किया जा रहा है, आपको जो है फ्री कंटेंट जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसके लिए आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड या डेली न्यूज़ से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड की जा रही है, तो उसे देखें और पढ़ें, ठीक है। और बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, आप सभी जो है प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ये प्रिपरेशन जो है आसान तो है नहीं, लेकिन यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं और थोड़ा सा आपको गाइडेंस अगर दे दिया जाए तो आप जो है कर सकते हैं। एक्चुअली जो आपका सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है, ये एक्चुअली सेल्फ ही आपका प्रिपरेशन का एग्ज़ाम है, यानी सेल्फ स्टडी का ही क्या है, एक एग्ज़ाम है। बस आपको गाइडेंस मिलना चाहिए, अच्छा एक गाइडेंस मिल जाए, ठीक है। चलिए, मार्केट में ऐसे भटकाव बहुत ज़्यादा है, तो आज से हम लोग ये टेस्ट स्टार्ट करेंगे, एक एक प्रश्न पे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जो भी बच्चे प्रिपरेशन करने वाले हैं यूपीएससी के, ठीक है। अब देखिए, ये लेक्चर यदि आप कोई अन्य एग्ज़ाम देते हैं, जैसे आप यूपी पीसीएस देने वाले हैं, ठीक है, या इसके अलावा आप बीपीएससी देने वाले हैं, ठीक है,
या कोई भी एग्जाम जहां अच्छे लेवल के जो है प्रश्न बनाए जाते हैं, स्टेट पीसीएस हो गया कोई भी, वहां भी ये टेस्ट जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। काफी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके, चूंकि आजकल हर एक एग्जाम में जो है आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाया जा रहा है। ठीक है, ये बात जितना जल्दी आप लोग समझ पाएंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। देखिए हर एक एग्जाम का अपना एक नेचर होता है। ठीक है, बीपीएससी का नेचर है वो फैक्ट के साथ साथ अब कंसेप्ट भी पूछ रहा है। पहले जो है 90% तथ्य वहां पे फैक्चुअल हुआ करता था। ठीक है, यूपीएससी का नेचर क्या है, तो यहाँ पे जो है आपको फैक्ट को ध्यान में थोड़ा कम रखा जाता है, कंसेप्ट को ज्यादा। लेकिन यहाँ भी आजकल जो पेपर बन रहा है, यहाँ पे कंसेप्ट प्लस फैक्ट आपको दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सभी को। चलिए इतना बात तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं टेस्ट जो है आज का, उसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। बाकी आप लोग जो है लेक्चर को अधिक से अधिक जो है शेयर कर देंगे, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें आप लेक्चर को शेयर कर देंगे। देखिए आप सपोर्ट करते रहिए, मेरे को भी एनर्जी मिलते रहेगा यदि अधिक से अधिक लोग जो है लेक्चर को देखेंगे, कि हम आपके लिए जो कर रहे हैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पा रहा है। इसके अलावा यदि आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी से रिलेटेड यदि आपका कोई प्रश्न होगा तो आप पर्सनली मेरे को जो है 9015040592 पे जो है आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल ना करेंगे, इस पे मैसेज आप करेंगे। ठीक है, आपको जो है वीक में एटलीस्ट 1 डे मैं तो यहाँ पर रिप्लाई आपको दूंगा ही। आपका कोई भी अगर प्रश्न है स्टडी से रिलेटेड आप कर सकते हैं, बाकी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को ध्यान में रखा जाता है। तो देखिए ये आपका विजन आईएएस का टेस्ट नंबर 1 2024 के लिए। सब्जेक्ट जो हम लोग देखेंगे ये कौन होगा, आपका भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, ये रहा आपका सिलेबस। ठीक है, तो आप लोग एक बार सिलेबस देख लें और इस सिलेबस के अनुसार जो है जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं इसका रिवीजन आप लोग स्टार्ट कर दें। साथ ही साथ टेस्ट को अटेम्प्ट करें। जैसे देखिए इस टेस्ट में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम, इसका क्या कंसेप्ट है, फॉर्म है और टाइप है। ठीक है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारे यहाँ कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है इसके बारे में आपको पढ़ना है। पॉलिटिकल सिस्टम एज एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा पॉलिटिकल सिस्टम एस्टेब्लिश किया है। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें कुछ सब टॉपिक है आपका, जैसे हिस्टोरिकल जो है अंडर पिनिंग्स एवोल्यूशन एंड मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान जो है इसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, इसका फीचर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, प्रोविजंस क्या है, प्रियम्बल प्रस्तावना के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके अलावा द यूनियन एंड टेरिटोरी, सिटीजनशिप के बारे में हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट, जो मौलिक हम लोग का अधिकार है, और डायरेक्टिव जो है प्रिंसिपल यानी नीति निर्देशक तत्व। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी आपका मौलिक अधिकार के साथ मौलिक कर्तव्य भी है यहाँ पे। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इमरजेंसी में प्रोविजन क्या क्या होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ बॉडीज भी हैं। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट आपके लिए ये होगा, आप चाहे तो 9th का जो है एनसीईआरटी, ठीक है, पॉलिटिक्स जो है आपका, और 10th का यहाँ पे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 यहाँ पे रेफरेंस रखा गया है ये टेस्ट को बनाने में। 11th का जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एट वर्क और इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत। इसके अलावा इस टेस्ट में जो है करंट अफेयर 2023 का जनवरी मंथ का कवर किया गया है। हर एक टेस्ट में जो है 1 महीने का करंट अफेयर भी आपको कवर किया गया है। करंट अफेयर भी आपका तैयार होगा, साथ साथ सब्जेक्ट भी तैयार होगा। ये सिलेबस है। सिलेबस दिखाने का तात्पर्य ये था कि आप सभी जो है इसके अनुसार अपना प्रिपरेशन करें। अभी चूंकि आज ये टेस्ट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, आज ये फर्स्ट टेस्ट मैं दे रहा हूँ, बाकी जो है अभी थोड़े दिन मैं अनुपस्थित रहूँगा, बस कुछ ही दिन, उसके बाद मैं फिर रेगुलर ही रहूँगा। तो मैं कोशिश करूँगा उसमें भी कि आपको जो है लेक्चर प्रोवाइड किया जाए। तो इसका लेक्चर नंबर 2 जब तक आएगा ये सब टॉपिक आप स्टडी करके रखें, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक रिवीजन के लिए यहाँ पे एक वीडियो भी बनाया गया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं एक रिवीजन जो है कराया था अभी थोड़े दिन पहले आपका राज्य व्यवस्था का, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक आपका माइंड मैप तो बन ही जाएगा सिलेबस को लेके, ठीक है। 4-5 घंटे का नहीं, 2 पार्ट में बनाया हुआ है, अप्रक्स 8 घंटे का लेक्चर है, ठीक है, 8 घंटे का लेक्चर है। इसे आप जाके देख सकते हैं, लाइव सेक्शन में जाएंगे आप जैसे ही, ठीक है, वहाँ पे जो है आपको ये मिल जाएगा। बाकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। एक आपका माइंड मैप जो है बन जाएगा इस सब्जेक्ट के प्रति। बाकी रेफरेंस मैं बता ही दिया, यहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत हो गया, आपका एनसीईआरटी हो गया। चलिए, पहला लेक्चर था तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जरूरी था। अगले लेक्चर से डायरेक्ट हम लोग आएंगे और डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें स्पष्ट हो गई होंगी इस प्रोग्राम के बारे में। बाकी आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो करेंगे, साथ ही साथ लेक्चर को आप जरूर शेयर कर देंगे ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे आप सभी के काम करने के लिए।
ठीक है, चलिए तो एक एक करके प्रश्न देखते हैं। ध्यान से बिल्कुल प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। आप सभी को पता ही है यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है 2 घंटे का होता है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 200 होता है, यानी एक प्रश्न आपका 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें आपका ABCD 4 ही ऑप्शन होता है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी बोथ में आपका पेपर अवेलेबल होता है। अभी जो हम लोग डिस्कशन करेंगे ये हम लोग हिंदी में करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो अंग्रेजी की मैं यहाँ पे बता दूंगा। अगर आप इनकरेक्ट करते हैं तो 1/3 जो है यहाँ पे आपका मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जनरली फोर्थ ऑप्शन में जो है 1/3 ही फार्मूला लगता है। तो ये सब चीजें हैं जो पहले से एग्जाम दे रहे हैं उनको पता होगा। मेरा जो लेक्चर बनाने का मकसद और तात्पर्य होता है कि जो बच्चा बिल्कुल आज से बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहा है पढ़ाई, वो भी इस लेक्चर को देख के समझ पाए, ऐसा जो है हमारा उद्देश्य होता है। चलिए एक एक प्रश्न आपके सामने रखेंगे, अगर जो पहले से पढ़े हुए हैं वो लोग आंसर करेंगे। ठीक है, 1 से लेके आप 10 तक नंबरिंग कर ले, या आपके पास OMR शीट है तो अच्छी बात है। और आप देखिए आप कितने प्रश्न जो है सही कर पाते हैं। ठीक है, यदि आप प्रश्न सही करते हैं पढ़ने के बाद, आपका मनोबल जो है काफी बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। और आत्मविश्वास यदि आपका कॉन्फिडेंस जो है अगर बढ़ेगा तो आप ऐसे में काम अधिक करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ही ध्यान से प्रश्न को देखिएगा और बिल्कुल ही हम लोग आराम से एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीज को। बिल्कुल हम लोग को जल्दबाजी कोई नहीं है, ये एग्जाम ही आपका यूपीएससी जल्दबाजी का नहीं है। ठीक है, ये बात आप स्पष्ट समझ ले। संविधान के जो है मूल दर्शन के संदर्भ में आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का कार्य है। ठीक है, तो आपको संविधान का कार्य बताना है, किसके संदर्भ में, मूल दर्शन के। यानी हम संविधान पढ़ने के बाद हमें जो है जो इसका फिलॉसफी हमको पता चलता है, इसी के संबंध में आपको बताना है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है। देखिए पहला क्या है, ये मूल नियमों का एक ऐसा समुच्चय प्रदान करता है जिससे आपका समाज के सदस्यों के बीच समन्वय बना रहता है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य क्या है इसका, संविधान क्या होता है, मूल नियमों का एक समुच्चय है, कलेक्शन है। ठीक है, और इस कलेक्शन से क्या फायदा होता है, जो समाज के सदस्य हैं उनके बीच जो है समन्वय बना रहता है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे, बाकी आप जो है आंसर करें इसका। यह निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। ठीक है, जो हमारा समाज है उसमें निर्णय का शक्ति किसके पास है। नेक्स्ट, यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाला कानून पे कुछ सीमाएं भी निर्धारित करता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, आंसर करें। ठीक है, आप लोग आंसर अभी तक कर लिए होंगे। अब देखिए पहला स्टेटमेंट जो पूछ रहा है कि संविधान हमारा मूल नियमों का एक समुच्चय है, बिल्कुल ही बात सही है। इसमें कुछ जो है सिद्धांत दिए गए हैं और जिससे समाज के सदस्यों के बीच में समन्वय स्थापित होता है। ये तो स्टेटमेंट क्या है आपका, बिल्कुल ही सही है। दूसरा देखिए, यह निर्दिष्ट करता है कि समाज के निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। देखिए हमारा संविधान आप देखेंगे तो संविधान में किसके पास पावर है, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, ये सारा चीज जो है आपको क्या करता है, हमारा संविधान आपको बताता है। ठीक है, आपको पूरे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, किसको क्या पावर है, न्यायपालिका का क्या अधिकार है, संसद का क्या पावर है, एक प्राइम मिनिस्टर का क्या है, एक यूपीएससी अधिकारी का क्या पावर है। ये समाज में निर्णय लेने की शक्ति के बारे में हमको बताता है, ये भी जो है सही है। यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पे लागू किए जाने वाले कानूनों पे कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, बिल्कुल ही सही है। नागरिक पे जो लगाए जाने वाला कानून होता है उसका कुछ सीमा भी होता है। ठीक है, देखिए देखिए नागरिकों के अपने अधिकारों की रक्षा के लिए यहाँ पे मौलिक जो है आपको अधिकार दिए गए हैं। तो सरकार जैसे चाहे वैसे जो है कानून लेके नहीं ला सकती है, कुछ उसके लिए सीमाएं भी है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और ऐसे में आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी बन जाएगा, 1 2 3। ठीक है, अब ध्यान से जो है आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे। अब कुछ तथ्य आप एक्स्ट्रा यहाँ पे सुन ले। ठीक है, और इसको जो है अपने दिमाग में संजोए रखें। अब ये लेक्चर आप एक बार दूसरा लेक्चर देखने से पहले जरूर इसका रिवीजन कर लेंगे। देखिए रिवीजन ही आपका सीखने का प्रोसेस होता है। आपको अगर चीजों को आत्मसात करना है, अपनाना है हमेशा के लिए, तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। देखिए अगर हम अपने संविधान की बात करेंगे तो अगर इसका हम लोग व्यापक रूप से बात करें, ध्यान से सुनेंगे, किसी राष्ट्र, राज्य या सामाजिक समूह के मूल सिद्धांत और कानूनों के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है।
यानी संविधान को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं? किसी राष्ट्र के लिए या राज्य के लिए या सामाजिक समूह के लिए क्या करता है? मूल सिद्धांत और कानूनों को परिभाषित करता है। तो उसका मूल सिद्धांत क्या है, कानून क्या है? देखिए, आप अगर एक जनजातीय समूह में अगर चले जाएंगे तो जनजातीय समूह का, ट्राइबल्स में आप चले जाएंगे तो उनका भी क्या होता है? अपना एक कानून होता है, ठीक है? उनका एक लिखित संविधान तो नहीं होता है, लेकिन उनका एक अपना कानून होता है। वैसे ही हमारा संविधान क्या है? मूल सिद्धांत और कानूनों के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। क्लियर है? और ये जो सिद्धांत होते हैं और ये जो कानून होते हैं, सरकार की शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं। और इन सिद्धांतों और कानून से हमको क्या पता चलता है कि सरकार की क्या-क्या पावर है। और इसमें जो निवास करने वाले लोग हैं, उनको कुछ गारंटी भी आपको देता है संविधान, कि अगर भारत में आप रह रहे हैं, तो आपको जो है कुछ यहाँ पे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है? ये चीज़ें हैं। ये स्पष्ट होगा? अब यहाँ पे चूँकि प्रश्न ही पूछा था संविधान का आपका काम क्या है, ठीक है? तो आप सभी को पता ही है संविधान का काम ये सारा चीज़ है, जहाँ जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है? किसी भी कोई भी समूह है, सार्वजनिक रूप से उसको मान्यता प्राप्त कुछ मूल नियमों की आवश्यकता होती है, ठीक है? कोई भी समूह है, अगर मान लीजिए नियम कानून नहीं रहेगा, तो सिस्टम जो अच्छे से नहीं चल पाएगा, ठीक है? हमारे देश में संविधान की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी? ताकि सारी चीज़ एक सिस्टमैटिक चल, इतना बड़ा देश, इतना भिन्नता भरा हुआ, ठीक है? धार्मिक विभिन्नता है, ठीक है? बहुत सारी मान्यताएँ हैं और ऐसे में इस देश को संजोए रखना, एक साथ चलाए जाना, इसके लिए नियम कानून की तो बिल्कुल ही ज़रूरत है और नियम कानून का कलेक्शन ही क्या है? आपका संविधान है। तो जो भी सार्वजनिक रूप से मान्यता है, कुल नियमों की इसमें आवश्यकता होती है, ताकि सारे सदस्य जो है सामंजस्य बना के रह सकें, ठीक है? समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? ये भी हमको अपना संविधान बताता है, ठीक है? संविधान जो है सरकार के द्वारा अपने नागरिक पे लागू किए जाने वाले कानून का कुछ सीमा भी देता है, ठीक है? ये सब चीज़ें जो है आपको पता होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में, देखिए चाहे संघ हो या कोई राज्य हो, उसके कार्यकलाप से संबंधित जो भी सेवा आते हैं और पद में नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां यानी एससी और एसटी दोनों के लिए बात की गई है कि सदस्यों के दावों के प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। ये प्रावधान जो है भारतीय संविधान के किस भाग में उपबंधित किया गया है? प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्लियर? ठीक है? प्रश्न ये पूछा हुआ है कि चाहे संघ हो या चाहे कोई राज्य हो, उससे संबंधित कोई भी सेवा या पद में कोई नियुक्ति करनी है, तो उसके लिए एससी और एसटी को, जो भी एससी और एसटी के सदस्य हैं, उनके दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा कि उनका भी दावा रहे, उनका भी पार्टिसिपेशन रहे। ऐसा संविधान के किस भाग में उपबंधित किया गया? देखिए, एक संविधान एक बुक की तरह है आपको, ठीक है? और इस बुक में बहुत सारे चैप्टर होंगे, तो चैप्टर को हम लोग भाग बोल दिए, भाग 1, भाग 2, भाग 3, और चैप्टर में कुछ तथ्य होते हैं, तो भाग 1 में कुछ आर्टिकल होगा, भाग 2 में होगा, ऐसे कुछ अपना संविधान बनाया गया है। ये जो है किस भाग में लिखा गया है, ये पूछा गया है, ठीक है? इसका जो है सही उत्तर आप लोग कर लिए होंगे। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग जो है आपका 16, भाग 16 में उपबंध किया गया है, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ और भाग दिए गए हैं, जैसे भाग 4 है, ठीक है? भाग 4 में क्या है आपको? तो भाग 4 में हम लोग देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, ठीक है? और भाग 4 के बाहर भी जाके नीति निर्देशक तत्वों का जो है आपका कुछ अन्य तथ्य जो है अनेक जगह विद्यमान है, यानी नीति निर्देशक तत्वों का अनेक तत्व जो है भाग 4 के अलावे भी है, ठीक है? और उसमें जो है ये भाग 16 में देखेंगे और आर्टिकल जो है पढ़ेंगे 335। तो 335 में बातें जो है आपको लिखी गई है। क्या लिखी गई है 335 में? कि सेवा और पदों के लिए अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के दावे, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का, जो भी उनके दावे होते हैं, का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। अनुच्छेद 335 भाग 16, ठीक है? अब देखिए,
यहाँ पे आर्टिकल्स जो है भाग आपका यहाँ पे 17 है। भाग 17 में क्या है आपको, तो इसमें आपको ये बताया गया है कि प्राथमिक स्तर पे जो है आपको मातृभाषा में शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, ये सारी बातें जो हम लोग कर रहे हैं नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कर रहे हैं। नीति निर्देशक तत्व आप सभी को पता है बाध्यकारी नहीं होता है। तो भाग ये आपको 17 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य हो या राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई जो है अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। ठीक है, प्रयास करेगा कि जो बेसिक एजुकेशन दिया जाए वो मातृभाषा में दिया जाए। ठीक है, अनुच्छेद जो है आपका 350A। ठीक है, यहाँ बातें लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। और इसी में देखेंगे भाग आपको 17 में ही तो अनुच्छेद आपका है 351। अनुच्छेद इसी में है 351। और 351 में आपको क्या बात कही गई है, भाग 17 के 351 में कि हिंदी भाषा के विकास के लिए संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए तथा उसका विकास करे, जिसमें वह भारत के आपका सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों का अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो आर्टिकल 351 में किसके लिए बात की गई है, हिंदी भाषा के विकास के लिए संघ का कर्तव्य बताया गया है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। अब ये जो भी बातें हैं आपको नीति निर्देशक तत्व की बातें हैं और ये जो है गैर न्यायोचित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बाकी भाग 3 आप सभी को पता ही होगा। भाग 3 में क्या है आपका मौलिक जो है अधिकार है और मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल जो है 12 से जो है आपको 35 लिखा गया है। ठीक है, अब इसमें भी आप देखेंगे तो 12 से जो है 35 में आपको कुछ अधिकार जो है भारतीय नागरिक को दिया गया है केवल। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि भारतीय नागरिक को जो है कौन कौन सा अधिकार दिया गया है, केवल भारतीय नागरिक को। ठीक है, विदेशियों को नहीं दिया गया है, नहीं गैर नागरिक को नहीं दिया गया है। ठीक है, जैसे आप सभी को पता होगा 15 है, 16 है और क्या क्या यहाँ पे है, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार लिखेंगे यदि आपको पता है। नहीं पता है हम अगले में जो है इसका आंसर करेंगे। ठीक है, आप सभी के लिए एक छोटा सा काम है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा बात। दूसरा क्वेश्चन जो है क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल एक एक प्रश्न को बिल्कुल शांति और धैर्य बना के देखें, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है मूल अधिकार की विशेषताएं हैं। मूल अधिकार का विशेषता देखिए, मूल अधिकार कहाँ पे है आपका, भाग 3 में अभी हम लोग देखे आर्टिकल जो है 12 से लेके 35 तक इसके बारे में चर्चा की गई है। अब यहाँ पे प्रश्न में ध्यान देखेंगे, मूल अधिकार का विशेषता पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए पहला, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाते हैं। देखिए तो मूल अधिकार का विशेषता है कि क्या करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है और सामाजिक नियंत्रण के बीच भी संतुलन बनाता है। ये बात क्या है, सही है। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो निजी व्यक्ति की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं, ये भी सही है। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिक के लिए उपलब्ध है। ठीक है, अभी मैं जो प्रश्न पूछा चलिए वो ये स्टेटमेंट में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिक को मिले हैं। नागरिक मतलब जिसको भारतीय नागरिकता प्राप्त है। जो मान लीजिए यहाँ पे वीजा पे, आप वीजा वगैरह के बारे में जो है पासपोर्ट और वीजा का नाम सुने ही होंगे। ठीक है, एक पासपोर्ट होता है, एक वीजा होता है। आपको किसी भी देश में जाना है तो उस देश का आपको अनुमति लेना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कोई विदेशी यहाँ पे नागरिक आया है भारत में तो भारत का नागरिकता उसको प्राप्त नहीं हो जाएगा। वैसे में कुछ अधिकार उसको नहीं दिया गया है। आप इसका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कौन कौन से आर्टिकल जो है केवल भारतीयों के लिए है, बाकी सभी के लिए है। चलिए अगला देखिए, सभी मूल अधिकार स्व जो है निष्पादन योग्य है। तो ये चौथा स्टेटमेंट क्या हो गया आपको, ये सही नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सभी मूल अधिकार, देखिए अधिकांश देखेंगे तो आपको प्रत्यक्ष रूप से आपको परिवर्तनीय है। ठीक है, स्व निष्पादन योग्य मतलब परिवर्तनीय, तो अधिकांश तो हैं इसमें, लेकिन इनमें से कुछ को जो है कानून के मदद से प्रभावी बनाया जाता है और ऐसा कानून जो है पूरे देश में आपको एकरूपता बनाए रखने के लिए केवल संसद द्वारा ही बनाया जा सकता है, न कि विधानमंडल के द्वारा। ठीक है, और ये बात आपको आर्टिकल 35 में लिखा गया है। तो ये कथन तो आपको गलत हो गया, यहाँ पे सभी वर्ड यूज कर दिया है। अगर कुछ लिखा रहता तो इसको हम लोग सही यहाँ पे मान लेते हैं। अधिकांश प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तनीय है, ये बात क्या है, सही है।
इसके बदले परिवर्तनीय भी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 सही हो गया और 1 2 3 ऑप्शन ए में है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे मूल अधिकार का विशेषता आ गया, तो आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, देखिए स्टडी का 2 तरीका होता है, मैं पहले बार बार आपको बोलता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल हो गया, एक वर्टिकल हो गया। अगर आप यूपीएससी के लिए जा रहे हैं तो आपको दोनों ही अप्रोच अपनाना होगा। वर्टिकल अप्रोच का मतलब ये होता है कि किसी तथ्य के बारे में गहराई से जानना। ठीक है, आप इसके अंदर क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, ये होता है वर्टिकल अप्रोच। यहाँ पे तो आपको वर्टिकल अप्रोच अपनाना ही होगा। चलिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए चूंकि मूल अधिकार का विशेषता का बात किया था, तो देखिए मूल अधिकार जो है केवल नागरिकों को भी कुछ ऐसा मूल अधिकार जो है जो दिया गया है, जबकि अन्य जो है सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वो आपका नागरिक हो, विदेशी हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आप लिखेंगे कि कौन कौन सा अधिकार केवल ये भारतीय को यानी भारतीय नागरिक को मिला है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो है आपको मूल अधिकार, ये आपको पता होना चाहिए, असीमित नहीं है और लेकिन ये बाध्य योग्य है। ध्यान देंगे ये क्या है, बाध्य योग्य है। ये मूल अधिकार क्या होता है, बाध्य योग्य होता है, यानी राज्य उन पर जो है युक्तियुक्त प्रतिबंध जो है लगा सकता है। और मान लीजिए राज्य कोई प्रतिबंध लगाता है और ये सही है गलत है, इसका निर्णय कौन करेगा, न्यायालय करेगा। ठीक है, चलिए आगे जो है, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता है लेकिन सामाजिक नियंत्रण के भी देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो है लेकिन सामाजिक नियंत्रण के बीच भी संतुलन है। यदि मान लीजिए राज्य चाहे तो नियंत्रण लगा सकता है। ठीक है, बट वो नियंत्रण सही है गलत है ये डिसाइड कौन करेगा, न्यायालय करेगा। देखिए मूल अधिकार जो दिया गया आखिर किसके खिलाफ ही दिया गया है, तो ये जो है आपको सरकार, मान लीजिए सरकार जो है ऐसा ना हो कि इस तरह से कोई नीति ना बना दे, चूंकि आप सभी को पता है संसद में कोई कानून नीति आपको बनाया जाता है, तो सरकार कुछ ऐसे नीति ना बना दे जिससे नागरिकों का जो है दोहन होने लगे, नागरिकों का शोषण होने लगे। ठीक है, ऐसे में जो है ये मूल अधिकार दिया गया। और आप सभी को पता है कि मूल अधिकार के लिए डायरेक्टली आप कहाँ जा सकते हैं, आप जो है सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। आप चाहें तो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो डायरेक्टली जो है मूल अधिकार का आपका हनन हो रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ के। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे निकलते हैं। ठीक है, चलिए इतना बात स्पष्ट होगा। अब देखिए जो मूल अधिकार है कुछ नकारात्मक विशेषता वाला है और कुछ जो है आपका सकारात्मक वाला भी है। जैसे राज्य का अधिकार को सीमित करता है, ये क्या हो गया आपको नकारात्मक हो गया राज्य के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और जबकि सकारात्मक जो है विशेषता वाला व्यक्तियों के कुछ विशेषाधिकार भी यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका सकारात्मक पहलू हो गया। न्यायचित है ये मूल अधिकार, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब व्यक्ति को जो है उनके परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने की अनुमति देता है। ठीक है, जब जब उल्लंघन होता है तो इसके आधार पे जो है न्याय किया जा सकता है। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए उच्चतम जो न्यायालय होता है आपका सुप्रीम कोर्ट, इसके द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, मूल अधिकारों के हनन होने पर कौन रक्षा करता है, आपका उच्चतम न्यायालय। क्लियर है, जो भी कोई पीड़ित अगर व्यक्ति होगा तो सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ ही हो जाए। ठीक है, जैसे आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो मान लीजिए आप हाई कोर्ट गए, आप यहाँ से संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आपको ये अधिकार है कि आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, इन द केस ऑफ मूल अधिकार। क्लियर है, ये सब बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए कुछ कंडीशन है जहां आपको कुछ जो मूल अधिकार का क्या किया जाता है, यहाँ पे मूल अधिकारों से आपको वंचित किया जाता है। जैसे याद रखेंगे, अगर मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल आता है तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ठीक है, इनको छोड़ के सारा आपको निलंबित कर दिया जाता है। इसके केस में, राष्ट्रीय आपात के केस में 20 से 21 को छोड़ के सारा आपको निलंबित कर दिया जाता है। इतना बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 19 के द्वारा जो आपको गारंटीकृत 6 अधिकार दिया गया है, केवल तभी निलंबित किया जाता है जब आपातकाल का घोषणा हो। ठीक है, आपातकाल घोषणा हो युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पे की जाती है, या ना कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पे। ध्यान देंगे ये वर्ड, ठीक है, जो मैं अभी बोला।
जो अनुच्छेद 19 है आपका, अनुच्छेद 19 में आप देखेंगे तो आपको 6 जो है अधिकार दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं। आप एक बार वो पॉलिटी का जो है रिवीजन जरूर कर लेंगे, ठीक है। आप रिवीजन करके अगर टेस्ट को देखते हैं तो आपको बहुत ही बेहतर जो है समझ में आएगा, ठीक है। मैं कोशिश किया हूँ वहाँ पे कम समय में अच्छा से अच्छा आपको एक्सप्लेन करके बताने के लिए। तो जो आर्टिकल 19 है, इसमें जो 6 आपको गारंटीकृत अधिकार दिए गए हैं, ये कब निलंबित किए जाएंगे? कंडीशन ये है कि आपातकाल की यदि घोषणा हो जाती है, किसकी? आपातकाल की। आपातकाल की जब घोषणा होगी तभी होगा। और ये किस स्थिति में होगी? पहला, युद्ध, ठीक है, युद्ध हो, या कोई मान लीजिए विदेशी हमला हो गया है, ठीक है, विदेशी आक्रमण हो गया हो, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, युद्ध या विदेशी आक्रमण, इसी के आधार पे जो है किया जाता है। अगर मान लीजिए सशस्त्र विद्रोह हुआ है और सशस्त्र विद्रोह के आधार पे आपातकाल लगाया गया है, तो उस आधार पे जो है आर्टिकल 19 जो है इसको समाप्त नहीं किया जाएगा आप सभी के लिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी सभी को। एक आध बात और ध्यान रखेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है, इसके क्रियान्वयन को वहां पर रोका जा सकता है जहां मार्शल लॉ हो, ठीक है। मार्शल लॉ जहां भी लगाया गया हो, वैसे क्षेत्र के क्रियान्वयन को रोका जा सकता है। मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है? सेना का शासन, ठीक है, सैन्य शासन होता है। तो जहां सैन्य शासन होगा, ठीक है, जहां भी कोई असामान्य परिस्थिति की व्यवस्था बहाल करने के लिए लागू किया जाएगा, ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने से ही अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्रियान्वयन से इसके रोका जा सकता है, याद रखेंगे। एक बात और याद रखेंगे, आर्टिकल 33 में जो लिखा हुआ है कि सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, गुप्तचर संस्था और ऐसी कोई सेवा से संबंधित सेवा के क्रियान्वयन पे सांसद प्रतिबंध आरोपित कर सकता है। ये बात लिखा गया है आर्टिकल 33 में। ये सब जो है इससे याद रखेंगे। बाकी मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, ये सब जो है आप कमेंट में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अच्छा, आंसर तो इसका कर ही दिया था, ऑप्शन इसका A1 था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। ये तीनों आपका पॉलिटी का क्वेश्चन था। देखिए 4, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। एक आपके करंट से रिलेटेड एक प्रश्न है यहाँ पे। बाकी जो है ये पॉलिसी भारत में अपनाई जाती है, तो पीएम जय योजना के संदर्भ में आपको विचार करना है और यहाँ पे बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन आपको सही है। चलिए एक एक स्टेटमेंट को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, यह विश्व का जो है सबसे बड़ा सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है, ठीक है। दूसरा है, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी की पहचान सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर की जाएगी। तो तीसरा है, इसके कार्यान्वयन के समय राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नोडल एजेंसी है, यानी इसके कार्यान्वयन के लिए जो है कौन जिम्मेदार है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA। इसमें आपको चूंकि सही बताना है, तो देखिए आप लोग आंसर इसका कर लिए होंगे। देखिए विश्व का सबसे बड़ा सरकार द्वारा वित्त पोषित आपका स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है, ये बात बिल्कुल ही सही है। इस योजना के अंतर जो भी लाभार्थी हैं, जो भी लाभ उठाने वाले व्यक्ति हैं, उनकी पहचान सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 को रेफरेंस में रख के किया जाएगा, ये भी बात सही है। और इसके कार्यान्वयन के लिए अगर बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NH जो है नोडल एजेंसी है, ये भी बात क्या है आपको सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। देखिए ये जो आपका NHA है, ठीक है, राष्ट्रीय जो आपको स्वास्थ्य प्राधिकरण है, ये एक्चुअली पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नहीं था, बाद में इसका नाम चेंज किया गया। राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य प्राधिकरण है, ये अपना योजना जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अस्पतालों के प्रदर्शन को मापने और उनको ग्रेड देने के लिए एक प्रणाली शुरू कर रहा है, ठीक है, कि अस्पतालों का प्रदर्शन को मापने के लिए एक ग्रेड देने वाला एक प्रणाली शुरू करेगा। कौन? ये आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। किसके तहत? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना आरोग्य योजना के तहत। इतना बात ध्यान रखेंगे। बेसिकली इसका देखिए उद्देश्य क्या है कि अस्पतालों के द्वारा जो प्रदान की गई सेवा है उसकी मात्रा की जगह यहाँ पे स्वास्थ्य देखभाल सेवा के मूल्य के आधार पर उनके प्रदर्शनों का आकलन किया जाएगा। देखिए कोई भी आपको मान लीजिए अस्पताल है,
तो यहाँ पे जो आधार क्या रखा जाएगा, सेवा की मात्रा को आधार यहाँ पे नहीं रखा जाएगा, उसके जगह पे स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के मूल्य के आधार पे उनका जो है यहाँ पे आकलन किया जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे, ये एक नई पहल है, ठीक है। मूल्य आधारित स्वास्थ्य सेवा की अवधारणा, ठीक है। तो मूल्य आधारित आपको ध्यान रखेंगे, मूल्य आधारित जो है आपका स्वास्थ्य सेवा की अवधारणा ये प्रस्तुत करता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ। अब इसमें भी कौन लाभान्वित होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ी देर में। तो इतना बात याद रखिएगा कि मूल्य आधारित स्वास्थ्य सेवा अवधारणा है और इसके अंतर्गत भुगतान परिणाम आधारित होगा, यानी इसमें प्रदान किए गए उपचार की गुणवत्ता के अनुसार अस्पतालों को भुगतान किया जाएगा, ठीक है। यानी गुणवत्ता के अनुसार क्या क्या किया जाएगा, आपको भुगतान किया जाएगा, क्वालिटी को देखते हुए आपको अस्पताल को भुगतान किया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब मेरा कहना है कि कोई भी आप काम कर रहे हैं एक बार करें लेकिन सर्वश्रेष्ठ करें। अब डिस्कशन कर रहे हैं, बिल्कुल चारों ओर इर्द गिर्द इसको आते हुए इसे और क्या प्रश्न बन सकते हैं, बिल्कुल वो सब चीज़ें जान लेनी चाहिए। ये सब जो भी मैं स्टेटमेंट अभी बता रहा हूँ, हो सकता है अगले प्रश्न में आपसे ये स्टेटमेंट पूछ दिया जाए। जैसे इसी में आपको स्टेटमेंट देता है कि ये जो है मूल्य आधारित स्वास्थ्य सेवा की अवधारणा है, तो बिल्कुल वो भी स्टेटमेंट सही हो जाता, ठीक है। क्लियर है। ये जो आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये एक केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। केंद्र प्रायोजित जो ये स्वास्थ्य बीमा योजना है और इसमें अस्पताल में द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रति परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का बीमा भर देगा। कितने का? 5 लाख का, ध्यान रखेंगे। और विश्व का सबसे बड़ा है, वित्त पोषित है। इस कार्यक्रम में जो है 50 करोड़ से अधिक लाभार्थियों की लक्षित किया गया है, तो विश्व का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, ठीक है। 5 लाख का इसमें बीमा कवरेज दिया जाएगा, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और ये योजना जो होगा बिल्कुल ही लाभार्थियों की सेवा के लिए कैशलेस और पेपरलेस मिलेगा, यानी आपको ये जो लाभ मिलेगा आपके डायरेक्ट आपको हाथ में पैसा नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट जो है अस्पताल को यहाँ पे कर दिया जाएगा, यानी एक तरह का एक कैशलेस सिस्टम आपको होगा, जो अच्छी बात है, ठीक है। कैशलेस ही होना चाहिए। और 2011 को रेफरेंस रखा गया था, थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए हैं, ठीक है। और जो आपका NHA है यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत का जो प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना है, नाम है किसका? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी एक शीर्ष निकाय है, तो भी बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण स्वास्थ्य एजेंसी का उत्तराधिकारी है, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण किसका है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का, यानी पहले हम लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के इसको नाम से जानते थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी जो है 23 मई 2018 के बाद से, ठीक है, इसको सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत सोसाइटी के रूप में कार्य कर रही है ये, और पूर्ण कार्यात्मक एक स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में पुनर्गठित किया गया। ये जो आपका NHA है, पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के नाम से आपको जो है जाना जाता था, अब जो है क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है, ये भी बात थोड़ा ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो इतना काफी रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तीनों ही सही था, ऑप्शन डी बनेगा। अगला देखिए, और इस बार का आप यूपीएससी का प्रश्न देखे होंगे, कितने अच्छे प्रश्न जो है पूछे गए थे। देखिए, आपको अगर ऑप्शन में अस्पष्टता है, यानी आपके जानकारी के प्रति आप अस्वस्थ हैं कि बिल्कुल सही है, तो आप जो है यूपीएससी एग्जाम निकाल सकते हैं, यानी यहाँ पे आपको बिल्कुल फोकस स्टडी करना होगा। हाल ही में जारी की गई वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, जो ग्लोबल इकोनॉमिक जो है प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है, इसके संदर्भ में बताना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है कि यह जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है, दूसरा है इसे वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता था कि कौन सा सही नहीं है। बिल्कुल ही ध्यान से, बिल्कुल एक पैसेंस रख के प्रश्न को जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अभी देखिए, आपको जो है प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी दिख रहा होगा। देखिए, इसका सही आंसर यहाँ पे बनेगा आपका ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। वजह क्या है? देखिए, ये किसके बारे में आपसे पूछा गया है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा नहीं, जबकि ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो पहला तो गलत हो गया।
इसे वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। इसे वर्ष में जो है एक बार नहीं बल्कि 2 बार जारी किया जाता है। ठीक है, दूसरा भी गलत हो गया। क्लियर है? देखिए, विश्व बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट जो है प्रकाशित किया गया, वैश्विक आर्थिक संभावना, इसी के द्वारा जारी किया जाता है और इससे जो है 2 बार जारी किया जाता है, तो दोनों कथन ही आपका गलत हो गया। और ये जो रिपोर्ट जारी किया जाता है, आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है रिपोर्ट जारी करने का? ये रिपोर्ट जो है, जो भी उभरता बाजार है या विकासशील अर्थव्यवस्था है, उस पे विशेष ध्यान केंद्रित करके और वैश्विक आर्थिक विकास और संभावना का जांच करता है कि क्या आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक विकास रहेगा। किसके लिए बात करता है ये? विकासशील के लिए। भारत भी क्या है? विकासशील ही है। ठीक है, स्पेशली ये संस्था जो होता है एक उभरते बाजार के लिए भी काम करता है, जो बाजार तेजी से उभर रहा है, साथ ही साथ जो विकासशील अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उस पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है और उसको ध्यान केंद्रित करके एक रिपोर्ट बनाता है और इस रिपोर्ट में वैश्विक आर्थिक विकास और संभावना बताता है कि आगे जो आर्थिक विकास क्या रहने वाली है, क्या अनुमान है। ठीक है, ये सब बताता है। और ये जो है कुछ रिपोर्ट अपना दिया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे और उसमें आपको क्या क्या बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। पहली बात आप याद रखेंगे कि ये जो आपका GEP है, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक जो है प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, यानी GEP हम इसको बोल देते हैं, ये कुछ अनुमान लगाया है। चूंकि अभी हम बोले हैं कि क्या करता है कि कुछ संभावना आपको बताता है कि क्या जो है संभावना रहने वाली है। ये बताता है कि वैश्विक GDP जो है आपको इसकी वृद्धि दर 2023 में जो है 1.7% रहने का अनुमान है। एक फैक्ट तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट का अनुमान क्या है 2023 का, कि विश्व का GDP क्या रहेगा? 1.7% रहेगा, काफी कम है। और देखेंगे आप तो 1993 के बाद तीसरी सबसे कमजोर वृद्धि होगी। ठीक है, ये जो वृद्धि दर है केवल 2009 और 2020 में जो वैश्विक मंदी थी उससे ही कुछ अधिक है, यानी काफी जो है कम रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, और वजह क्या है? बढ़ता हुआ मुद्रास्फीति हो गया आपका, ऊंची ब्याज दर हो गया, घटता हुआ निवेश हो गया, रूस यूक्रेन का युद्ध भी है। ये सब वजह से यहाँ पे ओवरऑल जो है 1.7% रहने का अनुमान है। अब देखिए, चूंकि हम बात किए थे थोड़ी देर पहले कि ये जो आपका वैश्विक आर्थिक संभावना की बात है, ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट की, ये जो है विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में भी अपना ध्यान केंद्रित करता है। ऐसे में जो है 2023 में भारत का विकास दर जो है 6.6% रहने का अनुमान है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भारत का जो है कितना है? 6.6%। ठीक है, ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इतना आपके लिए जो है काफी होगा। ठीक है, तो 1.7 और स्थिति जो है मंदी की जब जब बनी है, ठीक है, आर्थिक गतिविधियां जब जब कुछ कारणों से इफेक्ट रहा है, तो ऐसा जो है व्यवस्था देखने को मिलता है। ओवरऑल जो है आपको, क्योंकि पूरे विश्व जो है एक दूसरे से लिंक है, तो कहीं अगर एक जगह घटना घटित होगा, मान लीजिए रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, तो रूस जो है पूरी तरह से आर्थिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता है। ठीक है, एक समय में आप एक ही काम पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। एक समय पे अगर 4-5 काम अगर करेंगे तो आपका कोई ना कोई सेक्टर तो छूट ही जाता है। ऐसे में रूस और यूक्रेन की वजह से बिल्कुल आर्थिक गतिविधियां बाधित है। हो सकता है कहीं आगे चल के मंदी की स्थिति भी उत्पन्न हो, बाकी अभी स्थिति वैसी दिख नहीं रही है। अच्छा, मंदी क्या होता है? देखिए, तो आर्थिक गतिविधियां अगर व्यापक और लगातार होने में गिरावट हो रहा है, लगातार आर्थिक वृद्धियों में अगर गिरावट हो रहा है, तो ऐसे में हम लोग क्या बोलेंगे? इसको मंदी बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा जो है अधिकतर विश्लेषकों का कहना होता है कि मान लीजिए कम से कम 2 तिमाही तक यदि नकारात्मक GDP आ गया, निगेटिव में GDP आ गया, तो ऐसे में जो होगा क्या होगा? आपको ये आर्थिक मंदी इसको कहा जा सकता है। अच्छा, एक इकोनॉमिक्स का भी हम एक माइंड मैप यहाँ पे कराए थे अभी, EPFO को टारगेट में रखते हुए। बाकी देखिए सभी के लिए था वो। तो इकोनॉमिक्स का एक माइंड मैप आप बनाना चाहते हैं तो लेक्चर आप जाके देख सकते हैं, 5-6 घंटे का एक जो है समरी है। ठीक है, आपके लिए बेहतर जो है वो साबित हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे तो दोनों ही गलत था। प्रश्न नंबर 6, तो देखिए डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा, टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, बट हमारे पास जो है ऐसा नहीं है कि टाइम का कमी है, अभी आपके एग्जाम में काफ़ी टाइम है, तो बिल्कुल धैर्य बना के देख सकते हैं। अब आपसे जो है कोई प्रश्न पूछा जाए, आप जवाब देने का हालात में अपने आप को महसूस करेंगे। एक तरफ अनुसूची है, एक तरफ उपबंध है। ये फैक्चुअल सा क्वेश्चन है आप सबके लिए, अगर याद है तो कर लेंगे। उपयुक्त युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है, ये पूछा गया है। देखिए, चौथी अनुसूची, संविधान में हमारे जो है भाग है। ठीक है, उसके बाद आपका भाग के अंदर क्या हो गया? आपको अनुच्छेद हो गया। और कुछ जो है एक्स्ट्रा बातें, जैसे आप अपने बुक में कैसे बनाते हैं, जैसे आप नोट्स बनाते हैं
तो आप चैप्टर लिखते हैं, चैप्टर 1 में कुछ बातें लिखते हैं, तो चैप्टर जैसे भाग हो गया आपका, इसमें कुछ आर्टिकल हो गया, और कुछ मान लीजिए स्पेशल हो गया तो आप उसे नोट में डाल के लिखते हैं, नोट में डाल के कुछ स्पेशल पॉइंट लिखते हैं। वैसे ही हमारे संविधान में कुछ अनुसूची बनाया गया, ठीक है, शुरू में ये कितना था, 8 था, बाद में आगे चल के 12 हो गया। इसी अनुसूची के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से उन अनुसूची में कौन सा उपबंध किया गया है। तो देखिए अनुसूची 4, चलिए इसको जूम कर लेते हैं, आप सभी को स्पष्ट दिखेगा। अनुसूची 4 में लिखा है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा के सीटों में आवंटन से संबंधित। ये बात क्या है, आपको बिल्कुल ही सही है। अनुसूची 4 में पढ़ेंगे तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित बात की गई है। अनुच्छेद 4 और आपका 80 इसमें शामिल है, इसका मतलब पहला तो सही हो गया। छठा अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, ठीक है, प्रशासन और नियंत्रण, ये क्या है आपको गलत हो गया। देखिए ये बात कहाँ लिखी गई है, 5वीं अनुसूची में, ठीक है, 5वीं अनुसूची आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो भी अनुसूचित क्षेत्र है या अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में वहां पे आपको उपबंध किया गया है, ठीक है। तो 5वीं अनुसूची में क्या लिखा गया है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में कुछ उपबंध किए गए हैं। तो आखिर छठी अनुसूची में फिर है क्या, ठीक है, तो देखिए छठी में क्या है, छठी अनुसूची में जो आपका जो बातें है ये आपको यहाँ पे असम, पहला जो हो गया असम, ठीक है, दूसरा हो गया आपका मेघालय, ठीक है, तीसरा हो गया आपका त्रिपुरा, और चौथा हो गया आपको मिजोरम, ठीक है। इन्हीं को लेकर उपबंध किया गया है, किसको लेके, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि जनजातीय क्षेत्र के बारे में, यानी स्पेशल इन्हीं क्षेत्र के बारे में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसके प्रशासन के बारे में बताया गया है, ठीक है, क्लियर है। एक तरह से छठा जो है एक्सटेंशन है 5वां, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची, तो दूसरा तो गलत हो गया है, संसद के सदस्यों के निर्भरता से संबंधित। ये बात क्या है, बिल्कुल आपको सही है। 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल के आधार पे आपको संसद या राज्य विधानसभा में सदस्यों के निर्भरता के बारे में, यानी उनको कैसे हटाया जाएगा, उपबंध जो है किया गया है। आपका 52वां संविधान संशोधन किया गया 1985 में, इसे जोड़ा गया है, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची आपके पहले नहीं थी, हम बताए इनिशियल में 8ही अनुसूची थी, बाद में 9वां, 10वां, 11वां, 12वां ये सब बाद में ऐड किया गया है। तो ऐसे में 10वां कब ऐड किया गया है, ये भी बात याद रखेंगे, 1985 में, ठीक है, क्लियर है। 10वां जो है आपको, ये 10वां अनुसूची कब ऐड किया गया है, 1985 में। कौन सा संशोधन किया गया था, 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, और इसमें दल विदल रोधी कानून जो है इसे कहा जाता है, ये भी सही है। तो 1 और 3 यहाँ पे सही है, तो ऐसे में आंसर तो आप सभी को पता ही चल गया होगा, ऑप्शन होगा सी। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षयकारी पदार्थ है, आप सभी को पता होगा ओजोन के बारे में, ठीक है। मान लीजिए ये आपका सूर्य हो गया, ठीक है, ये सूर्य हो गया, तो ये वायुमंडल में एक अपना क्या है, ओजोन लेयर है, ठीक है, ओजोन एक लेयर है, तो इसकी एक क्या है, आपकी मोटाई है, मान लीजिए इतनी मोटी ओजोन लेयर है, मान लेते हैं। तो ऐसे में पृथ्वी पे कोई मूवमेंट हो रहा है, मानव गतिविधि हो रहा है, इसके कारण कुछ गैसें इमिट की जाती है, और जिससे जो है ओजोन लेयर जो है इस क्षय हो रहा है, यानी इसका परत क्या हो रहा है, पहले से कम होते जा रहा है। तो पूछा है बस इसी का कारण बताइए, कौन कौन सी गैसें की वजह से जो है ये ओजोन लेयर पतला हो रहा है। और ऐसा केस एक बार आया था विश्व में, पहले भी देखा जा चुका है, और फिर जो है ऐसा हालात जो है बनता हुआ दिख रहा है। देखिए तो पहला है यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रो जो है ब्रोमो जो है फ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राफ्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो देखिए सारे गैसें जो है यहाँ पे ओजोन क्षयकारी पदार्थ है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे आपका डी बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अभी एक 2022 में आपका रिपोर्ट आया, 2022 में एक रिपोर्ट आया, साइंटिफिक जो है असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लेशन, ठीक है, इसी शीर्षक के नाम से एक रिपोर्ट तैयार किया गया, साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लेशन। और ये रिपोर्ट जो है तैयारी कौन कौन किया मिलकर, तो एक WMO, ठीक है, यानी आपका मौसम विज्ञान संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP हो गया,
इसके अलावा आपको राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान और वायुमंडल जो है प्रशासन यानी NOAA और नासा, ठीक है, इन सभी और यूरोपियन आयोग के समन्वय से एक रिपोर्ट तैयार किया गया, ठीक है। और इस रिपोर्ट में आपको बताया गया, इसका कुछ निष्कर्ष निकाला गया और बताया गया कि वर्तमान नीति जो है ऐसे ही अगर हम लोग बनाए रखें, जैसे जो अभी नीति हम लोग पॉलिसी अपना रहे हैं अपने इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को लेके, तो ऐसे में जो है ओजोन परत जो है 1980 का स्तर पे जो पहुंचा था, 1980 में देखेंगे तो आपको विश्व के जो है कुछ इलाके में आपको स्किन कैंसर, स्किन डिजीज देखने को मिला था। वजह क्या था? यहाँ पर ओजोन लेयर का जो है परत का पतला हो जाना। आप सभी को पता है ओजोन परत जो है, ओजोन लेयर हमारे लिए कैसे लाभकारी है, अभी उसके ऊपर बात करते हैं। तो 1980 में जो स्थिति बनी थी वैसा कुछ स्थिति ना बन जाए, और ऐसा अनुमान लगाया गया कि जो अंटार्कटिक क्षेत्र है इसमें 2000 आपका 66 में, आर्कटिक में 2045 में, और शेष जो है विश्व में 2040 तक ऐसी संभावना देखने को मिल रही है कि 1980 जैसा जो है आपका हालात बन जाएगा। यानी ओजोन लेयर जो है पहले से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है। ये इस रिपोर्ट का कहना है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये ओजोन क्षयकारी पदार्थ की बात करें तो ओजोन परत तक पहुंचने के बाद क्या करता है, ये ओजोन को लेयर को कम करता है। यानी सिंपल समय बताया, मान लीजिए ये ओजोन लेयर है, ठीक है, तो कुछ दिन बाद जो है क्या किया, इतना आपको गायब कर दिया, ठीक है, यानी इतना गायब हो गया, पतला कर दिया, और कुछ दिन बाद ऐसे कर दिया। तो ऐसे ऐसे जो है क्या करता है, लेयर को ये पतला करते जाता है, ठीक है, क्लियर है। ओजोन लेयर जो है किस प्रकार हमारी रक्षा करता है आप सभी को पता है। तो ओजोन लेयर जो है ऊपरी वायुमंडल में स्थित है और सूर्य से जो पृथ्वी पे आपको हानिकारक पराबैंगनिक विकिरण आता है उसके मात्रा को काफी ये कम करता है। यानी ये फिल्टर की तरह काम करता है ओजोन लेयर, ठीक है, एक फिल्टर के रूप में काम करता है। जो भी पराबैंगनिक किरण आ रहा है तो काफी हद तक इसको अवशोषित कर लेता है, कुछ ही मात्रा में यहाँ पे आ पाता है, ठीक है। और ये हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होता है पराबैंगनिक विकिरण, चाहे मानव हो चाहे पर्यावरण हो, दोनों के लिए हानिकारक होता है। जैसे इससे क्या होगा, इसको डायरेक्ट पहुंचने से एक तो त्वचा का कैंसर होगा, पहला बात याद रखेंगे, मोतियाबिंद होने का खतरा रहेगा, पौधे की वृद्धि को विकृत करेगा, पौधे को वृद्धि को रोकने का काम करेगा ये, ठीक है, समुद्री पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो ओवरऑल हमारे लिए जो है समग्र नुकसान ही पहुंचाने वाला है, ठीक है। और ओजोन परत का यहाँ पे क्षयकारी पदार्थ पूछा था, तो मिथाइल ब्रोमाइड हाइड्रो जो है, ब्रोमो फ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राफ्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, और मिथाइल क्लोरोफॉर्म के अलावा कुछ और हैं जिनका नाम याद रखेंगे। एक है आपका CFC, ये भी एक मुख्य वजह है, यानी आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये भी है, ध्यान रखेंगे इसका। चलिए अब देखिए, ये जो गैसें हो रही है, उत्पन्न हो रही है, सारे मानव गतिविधियों के कारण हो रही है। तो मानव गतिविधियां पर अगर रोक नहीं लगाया गया, इस तरह से कंट्रोल नहीं किया गया, तो ये स्थिति हमको 2040 तक भयावह स्थिति देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब कैसा मानव गतिविधियां से सब गैसें उत्पन्न होती है, जैसे आप सुने होंगे, आप घरेलू और वाहनों में जो एयर कंडीशनर आजकल इस्तेमाल किया जाता है और रेफ्रिजरेटर में जो प्रशीतक यूज किया जाता है उसके वजह से होता है, ठीक है। विद्युत उपकरणों के घटन की वजह से होता है। औद्योगिक कुछ विलायक के रूप में कुछ गैसें निकलती हैं, ये सब, ठीक है, औद्योगिक उद्योग धंधा में, ठीक है। सफाई के लिए कुछ विलायक जो हम लोग ड्राई क्लीनिंग सहित उपयोग करते हैं, ड्राई क्लीनिंग के लिए वहाँ भी ये जो निकलती है, एयरोसोल स्प्रे करते हैं वहाँ भी निकलती है। तो ये सब जो है इसके साधन है, ठीक है। बाकी जो है इंसान तो अपने आदतों से बाज आने वाला नहीं है। तो ऐसे में जो है दो तरीका है, देखिए दो ही तरीका है आपको बैलेंस करने का, ठीक है। एक तरीका क्या हो सकता है कि इनकी मात्रा को क्या करें, आप कम करें, और मात्रा कम नहीं कर सकते हैं तो इनको ऐसा कोई व्यवस्था आप करें पैरेलली कि इनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। न्यूट्रलाइज कहने का मतलब इनके प्रभाव को समाप्त किया जा सके, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए अधिक अगर भोजन करना चाहते हैं, व्यंजन आपको काफ़ी पसंद है, स्वादिष्ट व्यंजन, तो आप अधिक भोजन करते हैं, तो अपने शरीर के बैलेंस को, शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अधिक एक्सरसाइज करना पड़ेगा, फिर बैलेंस होगा। तो बिल्कुल उसको जो है बैलेंस करने के लिए कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा, कुछ ऐसे फिल्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे इनका अवशोषण हो सके, इनका फिल्टराइज हो सके, ठीक है। ये सब जो है व्यवस्था करनी होगी, ठीक है। अभी कार्बन न्यूट्रल पे पूरे वर्ल्ड में जो है चर्चा चल रही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है कि स्वर्ण सिंह समिति की निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश मूल कर्तव्यों के तहत संविधान में समाविष्ट की गई।
आपको पता है कि स्वर्ण सिंह समिति का रिपोर्ट आया, उसके बाद मूल कर्तव्य शामिल किया, तो उनकी रिपोर्ट के अनुसार मूल कर्तव्य के तहत जो शामिल किया गया वही बात आपको बताना है। ठीक है, जूम कर देते हैं। जैसे देखिए, किसी मूल कर्तव्य का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाना और दंड देने की संसद को सशक्त बनाना। दूसरा है देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पे राष्ट्र की सेवा करने का कर्तव्य। तीसरा है करों का भुगतान करना नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। और चौथा है किसी मूल कर्तव्य का अनुपालन न करने पे जुर्माना लगाने या दंड देने वाले किसी भी कानून को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि पूछा है कि कौन समविष्ट है, तो इसमें जो है ऑप्शन क्या बनेगा आपका बी। देखिए, जो स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट आई थी मूल कर्तव्यों को लेके, ये कब आई थी आपको 1976 में। ठीक है, और यहाँ पे जो है 1976 में आपको 42वां संविधान संशोधन लाया गया और संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। कौन सा भाग 4A। ठीक है, और इसमें जो है नया भाग केवल एक अनुच्छेद यानी आपको 51A इसमें फिर अनुच्छेद में ऐड किया गया और इसमें आपको बताया गया। ऐसे देखिए, स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट में देखेंगे तो 8 मूल कर्तव्य को समाविष्ट करने का सुझाव दिया गया था। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी का रिपोर्ट में क्या टोटल 8 मूल कर्तव्य को यहाँ पे सुझाया गया था, लेकिन 8 को तो माना नहीं जाएगा। ठीक है, सुझाव उनके द्वारा 8 का दिया गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे, लेकिन संविधान में उन सबको शामिल नहीं किया गया। अब वो क्या क्या सिफारिश किए थे, जैसे आप सुन ले। देखिए, देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना और संविधान के अनुच्छेद 51A, ये 51 का ए के कहाँ शामिल है, डी में है। ठीक है, तो ये बात जो है उनके द्वारा कहा गया था और ये जो है मान भी लिया गया, तो ये ऑप्शन आपको ऑप्शन सही हो गया। इसके अलावा इनके द्वारा बोला गया था कि किसी भी कर्तव्य का अनुपालन न करने अर्थात मानने से इनकार करने पर संसद द्वारा ऐसा जुर्माना लगाने या सजा के लिए आपको प्रावधान किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसको जो है माना नहीं गया। इस प्रकार का जुर्माना या दंड लागू करने के लिए कानून या किसी मूल अधिकार का उल्लंघन के आधार पर संविधान के किसी अन्य उपबंध के प्रतिकूलता के आधार पर किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, करों और भुगतान करने को नागरिकों के एक मूल कर्तव्य होना चाहिए। तो ये सब आपको बोला गया था बट शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। तो टाइम चूंकि काफ़ी एक्सपेंड हो रहा है, तो ऐसे में जो हम लोग 10 प्रश्न रखेंगे और फिर आगे जो है नेक्स्ट जो है आगे कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन मेरा कहना है जितना भी करें आप बिल्कुल इसको कंट्रस्ट कर जाएं, अपने दिमाग में सारे को क्या कर ले, स्टेबल कर ले, कम ही करें। मैराथन का मतलब यही होता है कि कम दौड़े बट कंटिन्यूअस दौड़े, ब्रेक नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का कार्य नहीं है, सीबीआई का कौन काम नहीं है, ये पूछा गया है। देखिए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामलों की जांच करना, ये तो सीबीआई का काम है ही, ये तो सही है। बम विस्फोटक, विमान और जहाज़ों के अपहरण, परमाणु प्रतिष्ठान पर हमले तथा सामूहिक विनाश के हथियार का उपयोग सहित आतंकवादी हमले का जांच करना। देखिए, ये जो है सीबीआई के अंडर में नहीं आता है, तो यही आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, सही ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि ये इनका कार्य नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, बाकी ये इनका कार्य है। और देख लेते हैं, पेशेवर अपराधी के संगठित गिरोह द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराधों का जांच करना जिसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार हो, ये भी है। अपराधों के आंकड़ों के अनुरक्षण करना और आपराधिक जानकारी प्रसार करना। ठीक है, तो ये भी इनका जो है काम है। देखिए, बात कर लेते हैं अगर सीबीआई के बारे में, तो सीबीआई की जो स्थापना हुई थी आपको, ठीक है, सीबीआई इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी आपको, 1963 में। पहली बात ध्यान रखेंगे, गृह मंत्रालय के द्वारा ये आपको किया गया था। क्रमिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में इसको हस्तांतरित कर दिया गया बाद में। अब इसके संबंध कार्यालय का भी इसको दर्जा प्राप्त हो गया है। क्लियर है। देखिए, सीबीआई की स्थापना का अनुशंसा जो है भ्रष्टाचार की रोकथाम पर जो संथामन समिति थी 1962 से 64 द्वारा की गई है। ठीक है, तो सीबीआई की स्थापना का अनुशंसा किसके द्वारा, संथामन समिति के द्वारा, इस बात को याद रखेंगे। संथामन समिति 1962 टू 1964 इन्हीं की अनुशंसा पे की गई थी। सीबीआई कोई जो है आपको संविधिक संस्था नहीं है, याद रखेंगे, संविधिक संस्था ये नहीं है। ठीक है, ये अपने शक्तियों का जो है दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम
46 के द्वारा प्राप्त करता है, तो ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। सीबीआई का काम जो है बिल्कुल यही है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी जो है अगर कोई भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी में अगर लिप्त है तो इनकी जांच करना, ठीक है। इसके अलावा सीबीआई का जो है अन्य भी काम है, जैसे मान लीजिए राज्य सरकार अगर अनुरोध करती है कोई सार्वजनिक महत्व के किसी मामला का जांच करना, तो राज्य में भी जाके जांच भी कर सकती है, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी और विभिन्न राज्य पुलिस की गतिविधियों का समन्वयन भी करना इसका है। साथ साथ जो है आपको जो पेशेवर अपराधी संगठित गिरोह है उनके द्वारा कोई अगर गंभीर अपराध की जांच करना, ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अगर विस्तार का कोई प्रश्न है तो ये यहाँ भी ये कर सकता है, ये भी बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये जो आपका बम विस्फोट है या विमान या जहाज़ों का अपहरण है या आपको परमाणु प्रतिष्ठान पे हमला है, सामूहिक विनाश के हथियार का उपयोग किया गया है, आतंकी हमले का जांच करना, इसके लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी होती है। कौन होती है? सीबीआई नहीं होती है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। साथ साथ सीबीआई का काम ये भी है आपको कि जो राजकोषीय और आर्थिक कानूनों का उल्लंघन या निर्यात या आयात नियंत्रण, साथ साथ सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर, विदेशी मुद्रा विनिमय आदि से संबंधित कानूनों के उल्लंघन से संबंधित मामला का भी जांच करना, ठीक है। लेकिन जो ऐसा मामला होता है तो जांच के संबंधित विभाग से परामर्श लेना जरूरी होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको आयकर से रिलेटेड कोई मैटर है, सीमा शुल्क से है, आयात निर्यात से है, ठीक है, तो इन सब मामलों का जांच कर सकता है, लेकिन इसको उससे संबंधित विभाग का परामर्श लेना जरूरी है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या कितना हो गया है? 9, 10 देख लेते हैं। 10 प्रश्न तो एटलीस्ट कर ही लेते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहे यूनिवर्सल जो है सीरियल बस यूएसबी टाइप सी कनेक्टर आप लोग इस्तेमाल तो करते ही होंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें पूछा है कि कौन सा सही है, बताइए। देखिए यह प्रति वैरता के साथ दो तरफा कनेक्टर है। यह पूरब के यूएसबी प्रकारों के साथ बैकवर्ड जो है यहाँ पे कंपैटिबल नहीं है। देखिए ये बात हो रही है यूएसबी टाइप सी की, ठीक है, यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। यहाँ पे यूएसबी है यूनिवर्सल सीरियल बस। जो आपका उपभोक्ता मामला और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है, इसी के तहत आपको बीआईएस ने आपको मोबाइल फोन, लैपटॉप, इसके जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में प्रयोग किए जाने वाला जो यूएसबी टाइप है, सी पोर्टल, प्लग और केबल इसके मानक प्रस्तुत किया है। और इसमें 2025 तक देश में बेचे जाने वाले विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सामान्य चार्जिंग समाधान जो है करना है। आप सभी को पता है कि ई कचरा जो है हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे में ई कचरा को जो कम किया जाए, ऐसे में जो है एक ऐसा कुछ आपको चार्जिंग व्यवस्था किया जाए जिससे सारे लोग जो है उसका इस्तेमाल कर सके, तो ऐसी व्यवस्था जो है की जा रही है। इसमें जो है यहाँ पे पूछा गया था आपसे सही, तो सामान्य चार्जर की आवश्यकता क्यों है? इस सबसे पहली बात तो क्या करना, आपको प्रति उपभोक्ता चार्जरों की संख्या कमी की जाए और भारत में जो है ई अपशिष्ट को कम करना, ये इसका पहला टारगेट है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ये जो प्रौद्योगिकी जो है लॉक इन टेक्नोलॉजी है, आपका एक प्रौद्योगिकी लॉक इन टेक्नोलॉजी है, इसके प्रभाव से जो उपभोक्ता है और निर्माता पर निर्भर हो जाएगा कि आपको कम करने में इसमें मदद मिलेगा। यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट पूछा था कि प्रतिवर्ता के साथ दो तरफा कनेक्टर है, ये बात सही है। ये पूर्व में यूएसबी के प्रकारों के साथ बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी बन जाएगा, ठीक है। यूएसबी में आप डिफरेंट तरह का चार्जर आप देखे होंगे, यूएसबी टाइप ए जो थोड़ा सा चपटा दिखता है, यूएसबी टाइप बी देखे होंगे, ठीक है, यूएसबी टाइप सी देखे होंगे, थोड़ा घुमाईदार होता है, ये सब आप देखे होंगे। चलिए तो 10 ही प्रश्न आज रखते हैं, टाइम थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया। बाकी हम कोशिश किए कम से कम टाइम में सारा कुछ एक्सप्लेन करें, लेकिन देखिए टाइम तो लगता ही है, लेकिन अगर अच्छे से एक्सप्लेन करना है टाइम लगेगा, ठीक है। और बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा आगे भी, तो आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कम टाइम यूज करके कितना अधिक काम किए, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है थोड़ा अधिक ही टाइम इस्तेमाल करें, काम थोड़ा कम ही करें,
लेकिन बट क्या होना चाहिए, क्वालिटी आउटपुट होना चाहिए। क्वालिटी आउटपुट कहने का तात्पर्य क्या है कि इससे रिलेटेड यदि आप कम काम कर रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड अगर कोई बात आपसे पूछ दिया जाए, तो आप जो है बताने के हालात में रहें। कहने का मतलब क्वालिटी स्टडी, ठीक है, एक बार ही करें, बेहतरीन तरीके से करें। जो भी आप प्रश्न करते हैं, देखिए अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप जब भी प्रश्न कर रहे हैं, अपने से कहीं से प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके इर्द गिर्द सोचने का प्रयास करें। इस तरह से जिस दिन से आप सोचने लगे, समझ लीजिए कि प्रीलिम्स का तैयारी आपके लिए बिल्कुल ही आसान होने वाला है। साथ साथ ये जो है अप्रोच आपके मेंस में भी काम आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं केवल प्रीलिम्स के लिए है। चलिए, तो बाकी आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक जो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। पीडीएफ वगैरह के लिए जो है आप लोग धैर्य बना के रखेंगे, जैसे ही टेस्ट सीरीज जो है फिनिश किया जाएगा, आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बहुत सारा मटेरियल वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे। आप चाहें तो एक रिवीजन कर सकते हैं, जैसे मैं बताया माइंड मैप को वगैरह माध्यम से, जो मैराथन क्लास के माध्यम से मैं एक छोटा सा रिवीजन आपके लिए यहाँ पे कराया हूँ। बाकी आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ते रहें। सिलेबस में इसका दिखा दिया था, आप सिलेबस को पढ़ें और फिर अगला टेस्ट को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।